नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। एचएनएम पर वक्त है क्वेश्चन आवर का। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है। 30 अप्रैल को मां गंगा और यमुना के कपाट खुलने के साथ ही इस बार चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई। 2 मई को बाबा केदार और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा के इन 15 दिनों में करीब 7,50,000 से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम में दर्शन कर चुके हैं। वहीं चारधाम यात्रा में पहुंचने वाले श्रद्धालु भी सरकार की व्यवस्थाओं की खुलकर तारीफें करते दिखाई दे रहे हैं। उधर विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल उठा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई। इस बार 30 अप्रैल को मां गंगा और यमुना के कपाट खुले, 2 मई को बाबा केदार और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हुई। सरकार ने यात्रा से पहले इस बार तैयारियों को पिछले यात्राओं से और बेहतर बनाने की बात कही और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। 15 दिनों में करीब 7 लाख तीर्थयात्री चार धामों में दर्शन कर चुके हैं। सर, मैं केदारनाथ धाम पे दर्शन के लिए अपने दोस्त के साथ आया था। अचानक से मेरे दोस्त की कुछ ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, तो बीच में एक कैंप था इनका गवर्नमेंट का। यहाँ पर इनका उपचार चल रहा है। व्यवस्था बहुत सही है यहाँ पे। उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पे जगह जगह बहुत सारे मेडिकल कैंप बने हुए हैं। I've seen all the hospital and the equipment is top class. I'm really impressed by the work these people are doing. मेरा नाम सुनीता राय है। मैं नागपुर से आई हूँ। यहाँ दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे। यहाँ स्वर्ग है, बहुत बढ़िया है यहाँ पे। गुजरात से इधर बाबा के धाम पे बाबा का दर्शन किया और बड़ा भाई को बुखार आया तो दवाखाने तात्कालिक सरकारी दवाखाने लेके आया। तात्कालिक सेवा अच्छी कर रहे हैं, गोलियाँ भी अच्छी है, सब अच्छा है। अच्छा है पर सब अच्छा है। इन लोगों ने एकदम क्विक रिस्पांस दिया है। अभी ये ट्रीटमेंट चल रहा है हमारे पेरेंट्स का, सो दे आर अ लिटिल बेटर। जितने भी यात्री हैं उनका यहाँ पर स्क्रीनिंग वगैरह कर रहे हैं। बीपी शुगर वगैरह जो भी जिनको दिक्कत है और सांस लेने में जिनको दिक्कत हो रही है, कोई भी ऐसे मेडिकल कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर आके हम उनका चेकअप कर रहे हैं। भले ही यहाँ पहुँचने वाले तीर्थयात्री चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार की तारीफ कर रहे हों, लेकिन कांग्रेस ने यात्रा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष यात्रा में कम श्रद्धालु पहुँचे हैं। धस्माना ने आंकड़ों को गिनाते हुए कहा कि इस बार कम संख्या में यात्री यहाँ पहुँचे हैं, जिससे कई चीजें प्रभावित हुई हैं। धाम यात्रा में सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। बड़ा बढ़ चढ़ करके सरकार भारी संख्या में यात्रियों के आने का दावा कर रही है, लेकिन आप अगर यात्रा शुरू होने से लेकर अब तक 2 सप्ताह के आंकड़े देखेंगे तो यात्रा जो पिछले वर्ष थी और इस वर्ष है, पिछले वर्ष से हम तुलना करेंगे, 31% की गिरावट इस बार यात्रियों की आई है पहले 2 हफ्ते में। और मैं आपको बताऊं, अगर केदारनाथ में पिछले वर्ष 2 सप्ताह में, पहले 2 सप्ताह में 42,000 के करीब 4,24,242 यात्री आए थे, इस वर्ष अभी तक 2,70,000 यात्री केवल आए। इसी प्रकार से बद्रीनाथ में पिछले वर्ष अब तक लगभग 1,96,937 यात्री आ चुके थे और इस वर्ष केवल 1,45,552 यात्री आए। आपको बताते चलें कि संख्या पर अगर गौर करें तो पिछले वर्ष की तुलना में अभी तक कुछ कम यात्री चारधाम में पहुंचे हैं। इसके पीछे भारत पाकिस्तान तनाव और हाल ही में प्रयागराज में हुए कुंभ को भी कई जानकार वजह मानते हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि इस बार यात्रा अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। देखिए, चारधाम यात्रा बहुत बढ़िया ढंग से चल रही है और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि दिन पर दिन जो है यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, निश्चित तौर पर यह है कि ये पूरे देश के अंदर एक संदेश लेकर जाते हैं। और मुझे पता चला कि भारत के देशों के भी बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर दर्शन किया, तो निश्चित तौर पर ये बद्री केदार हो चाहे यमुनोत्री गंगोत्री हो, यही हमारा आस्था के बहुत बड़े स्थान है। और आप देखिए कि पूरे देश में, पूरे विश्व में उत्तराखंड को एक अलग पहचान धामों के माध्यम से निश्चित तौर पर सरकार ने जो व्यवस्था की है, सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, निश्चित तौर पर हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि यात्रा को सुगम
किया जाए और लोगों को कम से कम जो है असुविधा हो और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हम प्रदान कर सकें। हमारी सरकार इसके लिए पूर्णतः काम कर रही है। देखिए, इस बार हमने चारधाम यात्रा के दृष्टिकोण से काफी अहम कदम उठाए हैं और विशेषकर जो हमारा जो श्रद्धालु है उसको किसी तरह की दिक्कत न हो, उसको किसी तरह का हरासमेंट न हो, उस कारण ही हमने इस साल आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया है ताकि उसको आसानी से मिले। और जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे उनके लिए हमने ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था ऋषिकेश, हरिद्वार और विकासनगर में की है। और इतना ही नहीं, अगर 25 से बड़ा ग्रुप है तो जहाँ पे वो लोग रुके, जिस आश्रम में, जिस होटल में रुके हैं, वहां पे भी हम अपनी टीमों को भेज के रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, यानी वो ऑन कॉल बेसिस पे रजिस्ट्रेशन टीम को बुला सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, विशेषकर हरिद्वार में और देहरादून के ऋषिकेश में। इस बात में कोई शक नहीं है कि 30 अप्रैल से शुरू हुई इस बार की चारधाम यात्रा में बेहतर व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। संख्या का कुछ कम या ज्यादा होना यात्रा में उतने मायने नहीं रखता जितना यात्रियों के लिए सुविधाएं देना मायने रखता है। यानी कि भले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष यात्रा की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हो, लेकिन यात्रियों में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में बरसात की चुनौतियां सरकार के सामने हैं और ऐसे में सरकार की तैयारियां उस दौरान किस तरह से रहेंगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है। 30 अप्रैल से यात्रा की शुरुआत हुई थी। मां गंगा और मां यमुना के कपाट खुलने के साथ इस वक्त 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हुई। 2 तारीख को केदारनाथ धाम के कपाट खुले, 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले और चारों धामों के कपाट खुलने के बाद यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है। एक अच्छी बात ये देखने को मिली है इस यात्रा में कि इस बार किसी तरीके की अव्यवस्थाएं सामने निकल कर नहीं आई हैं और श्रद्धालु खुलकर व्यवस्थाओं की तारीफ करते हुए भी दिखाई दी हैं। हालांकि विपक्ष ने एक सवाल उठाया। विपक्ष ने कहा कि पिछले वर्ष की यात्रा के 2 हफ्तों को देखें, क्योंकि अभी करीब 2 हफ्ते हुए हैं यात्रा को, तो उस आंकड़े के हिसाब से इस बार का जो आंकड़ा है, हालांकि इस वक्त भी 7,50,000 के पार कर चुका है आंकड़ा, लेकिन वो पिछले आंकड़े से कुछ कम है। ऐसे विपक्ष ने इस पर एक सवाल उठाया। साथ ही व्यवस्थाओं पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए हैं कि सरकार जिन व्यवस्थाओं की बात धरातल पर देने की बात कर रही थी, वो व्यवस्थाएं सीधे तौर पर धरातल पर देखने को नहीं मिल रही हैं। ऐसे में चारधाम यात्रा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अगर बात करें तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में श्रद्धालुओं की संख्या इस बार भी तेजी के साथ शुरुआती दिनों में हर वर्ष की भांति आई है। लेकिन अगर चारधाम यात्रा में मौसम की बात करें तो शुरुआती दिनों में मौसम ने भी दिक्कतें पैदा की। हालांकि अभी आने वाले वक्त में बरसात या फिर यूँ कहें कि मानसून भी ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे में जो सरकार की चुनौतियाँ हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगी, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सरकार ने इस बार दावा किया है कि बरसात मानसून के सीजन में भी पुख्ता तैयारियां की गई हैं। किसी भी तरीके से अगर लैंडस्लाइड, भूस्खलन जैसी जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं तो उन पर त्वरित एक्शन लिया जाएगा ताकि चारधाम यात्रा लंबे वक्त तक बाधित न हो। पिछले वर्ष में अगर हम बात करें तो केदारनाथ के गौरीकुंड में जो आपदा आई थी, उस आपदा से करीब 1 महीने यात्रा प्रभावित हुई थी और यही वजह रही कि यात्रियों की संख्या आखिर के वक्त में काफ़ी कम हो गई। मानसून एक बड़ी चुनौती चारधाम यात्रा के दौरान रहता है और इस बार भी ये बड़ी चुनौती है। सरकार के तमाम दावे हैं, चाहे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें, इसके माध्यम से भी श्रद्धालुओं को इस बार जो व्यवस्थाएं हैं उनकी सुगमता मिली है। तो क्वेश्चन आवर में चारधाम यात्रा से जुड़ी भी ये रिपोर्ट हमने आपको बताई। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है और चारों धामों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा हम सभी जानते हैं कि जहां ये आध्यात्मिक एक यात्रा है, विश्व प्रसिद्ध चारधाम है, इसके साथ ही साथ उत्तराखंड के आर्थिकी से भी जोड़कर इस यात्रा को देखा जाता है, क्योंकि यहाँ हज़ारों लाखों लोगों की आर्थिकी इस यात्रा के साथ जुड़ी हुई है। इसी आस्था के बीच जो उत्तराखंड पहुँचता है इन धामों में, वहाँ
उनको बेहतर व्यवस्थाएं मिल सकें, बेहतर सुविधाएं मिल सकें, मेडिकल फैसिलिटी मिल सकें, अच्छी सड़कें मिल सकें, हवाई सफ़र सुगम हो और किसी भी तरीके की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो उस वक्त सरकार की पूरी कोशिश हो कि किसी को कोई दिक्कतें ना हो। ऐसे में सरकार के दावे भी किए जा रहे हैं। विपक्ष के कुछ सवाल हैं और ठीक है, विपक्ष के सवाल होने भी चाहिए ताकि अगर कहीं पर कोई कमी रहती है तो उस कमियों को दूर किया जा सके। चर्चा करते हैं, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी बड़ाई जुड़ गई हैं। डॉक्टर सुनीता जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस से हमारे साथ डॉक्टर जीतराम आर्य हैं, वर्चुअली जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ स्टूडियो में दीपक रावत जी हैं, उत्तराखंड क्रांति दल से, आपका बहुत स्वागत है। उमा सिसोदिया जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, जो हमारे साथ वर्चुअली जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले डॉक्टर सुनीता जी आपके पास आ रहा हूँ। यात्रा को अगर देखें तो 7,50,000 का आंकड़ा पार कर चुका है और यात्रा में लगातार श्रद्धालुओं का यहाँ पर पहुँचना जारी है। ओवरऑल अभी 2 हफ्ते हुए, इन 2 हफ्तों की यात्रा को किस तरीके से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है आने वाले वक्त के लिए? जी रवि जी, देखिए चारधाम यात्रा अपने जो हमारे चारों धामों में श्रद्धालुओं का आंकड़ा है, जिस प्रकार से आपने अभी बताया, लगातार जो है श्रद्धालु वहाँ पे पहुँच रहे हैं और बहुत सारे श्रद्धालुओं ने जो है दर्शन करके जो है वो वापस भी हो गए हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 25 लाख से ज्यादा तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और जो 7-8 लाख का जो आंकड़ा अभी आपके सामने है, जो पहले 2 हफ्तों में हमने देखा है, लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं और दर्शन लाभ ले रहे हैं। लेकिन जहाँ तक विपक्ष की बात है, देखिए विपक्ष को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात चारधाम को लेकर कहनी है। तो मुझे लगता है कि उसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने अभी दसवाना जी की मैं बाइट सुन रही थी, तो बीच में जब हमारी जो मैं आपको बताऊं कि जो एयरलाइंस कुछ टाइम के लिए भारत की पहलगाम की जो घटना हुई थी, उसके दौरान हमारे एयरपोर्ट जो है वो कुछ टाइम के लिए बंद कर दिए थे, एयरलाइन स्थगित की थी। लेकिन उत्तराखंड में इसका कोई प्रभाव नहीं था। उत्तराखंड में हमारी हेलीकॉप्टर हेली सेवा जो है निरंतर जारी थी और लगातार जो है श्रद्धालु आ रहे थे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से श्रद्धालु जो है रजिस्ट्रेशन अपना करवा रहे हैं और यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई भी अभी तक श्रद्धालुओं की तरफ से और स्थानीय जो वहाँ पे कर्मचारी हैं, जनता है, अभी तक हम लोगों को ऐसा कोई कारण नहीं मिले हैं जिससे कहीं पे अव्यवस्था दिखती हो। बहुत धामी सरकार की तरफ से पूरी तैयारियों के साथ में हमने चारों धामों के द्वार जो हैं 30 अप्रैल से खोले हैं और लगातार वहाँ पे श्रद्धालुओं का जमावड़ा बना हुआ है। सभी अपने पुण्य लाभ दर्शन करके ले रहे हैं। बीच में ये जो मैंने आपके साथ जो बात डिस्कस करी, उसका उस वजह से कुछ लोगों को ये भ्रांति हो गई कि यहाँ पे भी हेली सेवा को रोक दिया गया है। एक दिन 2-3 घंटों के लिए जरूर स्थगित हुई थी, वो भी जो परमिशन डिफेंस की तरफ से होता है या जो NDRF SDRF की जो उसमें भागीदारी होती है, तो वो कुछ वक्त के लिए था। लेकिन उत्तराखंड चारधाम की जो यात्रा है वो निरंतर जारी है। सरकार की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमने जो आंकड़े हैं हमेशा हर साल हम ये सोचते हैं कि पिछले श्रद्धालुओं की संख्या से इस बार जो है बढ़ोतरी होगी और उसी तरीके से सरकार की तैयारी भी रहती है। तो सरकार ने पूरी तैयारियां की हैं, पूरी व्यवस्थाएं हैं, चाहे चिकित्सा है, यातायात है, तमाम रहने का अकोमोडेशन से लेके सभी चीजों की व्यवस्था बहुत अच्छे से की गई है। और एक खास बात मैं आपको आज शेयर करना चाहती हूँ कि धामी सरकार ने प्लास्टिक मुक्त यात्रा का भी एक बहुत बड़ा स्लोगन जो है हमने दिया है और उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जगह जगह पे हमने बायोडिग्रेडेबल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके माध्यम से भी हम लोग जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि पहाड़ों में प्लास्टिक से जो है एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है सरकार की तरफ से की गई हैं। सभी जगह चेक पोस्ट है, हॉस्पिटल्स को लेके सभी डॉक्टर्स हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो उनकी सभी जगह तैनातियां हैं और सभी जगह से कोई भी ऐसा कोई अप्रिय हमको कोई समाचार नहीं मिल रहा है कि भाई कहीं पे इस तरीके की अव्यवस्था है या वैसा है। अब कांग्रेस पार्टी को खाली मुझे लगता है कि विरोध करने के लिए विरोध है, अदरवाइज तो कांग्रेसी भी खुद जाके दर्शन कर रहे हैं। आप इनके फोटोग्राफ देखिए। बट ये है कि अब कुछ ना कुछ इनको बोलना है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें जो हैं, जब सरकार अच्छा काम करती है, अच्छी सुविधाएं देती है और अच्छी व्यवस्थाएं करती है, तो विपक्ष का ये धर्म होना चाहिए
कि उसमें प्रशंसा करे, सराहना करे, और सराहना नहीं करना है तो कम से कम आप चुप रहे, उल्टा ना बोले, क्योंकि श्रद्धालुओं को फिर ऐसे जो है डाउट हो जाता है। और कई लोग जो है क्योंकि कई महीनों से जो है प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कई लोगों को बाहर से आना होता है, तो ऐसी तमाम चीजें होती हैं। और अगर वो यहाँ का कोई भी समाचार सुनते हैं कि नहीं इस प्रकार की अव्यवस्था है या वैसा हो रहा है या वैसा हो रहा है, तो लोग थोड़ा सा उसमें श्रद्धालुओं का को डाउट आ जाता है। नहीं, ठीक बात है। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस तरीके का विपक्ष ना करें, क्योंकि हमारी आर्थिकी जो है, अभी आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड की आर्थिकी, 4 धाम जो ये सीजन है, अभी पूरा सीजन में बहुत 6 महीना कमाते हैं, 6 महीना बेचारे फिर उसको खाते हैं। तो ऐसी स्थिति भी रहती है पहाड़ों में। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है, आपने ठीक कहा कि 4 धाम यात्रा का जो संदेश उत्तराखंड से जाता है, उससे सीधे तौर पर यहाँ आने वाले यात्रियों को वही उस संदेश पर विश्वास करते हैं। और ऐसे में लेकिन विपक्ष के कुछ सवाल है, उस पर जाएंगे। लेकिन मैं डॉक्टर सुनीता जी आपसे ये भी समझना चाह रहा हूँ, जैसे कि सूर्यकांत धस्माना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उपाध्यक्ष है प्रदेश, उन्होंने कहा कि 31% की गिरावट है इन 2 हफ्तों में पिछले वर्ष के तुलना में। उनके आंकड़े सही हो सकते हैं। देखिए पिछली बार जो था, एक्चुअली क्या है कि जब आप लॉकडाउन के बाद के आंकड़े देखे तो एकदम से श्रद्धालु जो हैं वो बढ़े थे, दुगने हो गए थे। फिर उसके बाद जो हुई, उसके बाद भी हमारे पास आंकड़े बढ़े हैं। तो इस बार भी हमने यही सोचा था कि 70-80 लाख के पार जो है हमारा टोटल सीजन में श्रद्धालुओं का यहाँ पे आना होगा। लेकिन अभी बीच की जो ये घटना है, और दूसरा अभी मैं आपको एक बात और डिस्कस करना चाहती हूँ कि अभी समर वेकेशंस होने वाले हैं। बहुत सारे परिवार जो हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो इन 2 महीनों में ज्यादा रहने वाली है, जिसमें फिर जुलाई के बाद तो खैर मानसून आ जाता है, बट मई जून इसमें हमारे पास जो है बहुत सारे रजिस्ट्रेशन इन डेट्स पे हुए हैं जिसमें लोग विजिट करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है अभी पहलगाम से, कश्मीर से या यहाँ की यात्रा को जोड़ना मुझे लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि कश्मीर में तो पर्यटन के लिए लोग जाते हैं। पर्यटन और जो हमारा तीर्थाटन है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तीर्थाटन को पर्यटन ना समझे, पर्यटन अलग चीज है। कश्मीर के यात्रियों जो वहाँ पे पर्यटन के लिए लोग जा रहे हैं, पर्यटक जा रहे हैं, वो अलग विषय के लिए जा रहे हैं। और जो तीर्थाटन के लिए भक्त आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनका जो उद्देश्य है वो अलग है। तो मुझे लगता है कि उसका प्रभाव बिल्कुल नहीं है। उत्तराखंड बिल्कुल सेफ है, और उत्तराखंड में तमाम हमारी जो तैयारियां हैं, हमने तो जब ये घटना भी हुई थी उसके बाद भी हमने एक्स्ट्रा फोर्स लगाई थी ताकि कहीं पे भी किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो और पूरा सरकार की तरफ से अश्योर किया गया था कि यहाँ पे बिल्कुल सेफ है। हमारे लिए यहाँ पे 4 धामों में विजिट करने वाले श्रद्धालु जो हैं, मैं पहले भी कहती हूँ कि वो हमारे लिए भगवान स्वरूप है, क्योंकि उनके आने के बाद हमारे उत्तराखंड की आर्थिकी को मजबूती मिलती है, खुशी होती है। आर्थिकी तो बात की बात है, पहली तो बात मैं आपको कहूँ कि लोग खुश होते हैं कि हमारे गांव लोग आ रहे हैं, हमारे धामों में लोग विजिट कर रहे हैं। लोग कितने ऐसे हैं कि मैंने खुद आपको स्टोरी में आपको बताऊं कि कई बार लोग मदद के तौर पे ही उनको जो है हेल्प कर देते हैं, मतलब फाइनेंशियली अगर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता तो हेल्प कर देते हैं बिना पैसे लिए। ऐसे भी लोग हैं वहाँ पे। तो अच्छा मैसेज जाना चाहिए दुनिया में। उत्तराखंड जिस तरीके से विश्वव्यापी हर चीज में हम लोग नंबर 1 पे हैं, और तीर्थाटन सबसे ज्यादा उत्तराखंड में, हमने नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा होता है, और 4 धामों की अपनी विशेषता है। इसमें तो कांग्रेस पार्टी को भी आगे आकर सहयोग करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर सुनीता जी। मैं अब हमारे साथ पूर्व विधायक है कांग्रेस के डॉक्टर जीतराम जी, उनके पास जा रहा हूँ। डॉक्टर जीतराम जी, 2 हफ्ते की इस यात्रा को कांग्रेस किस तरीके से देख रही है, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। हालांकि आपके कई नेताओं ने इस पर सवाल भी उठाए, आप किस तरीके से इस यात्रा को देख रहे हैं? देखिए, 4 धाम उत्तराखंड की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत है जी, और 4 धाम यात्रा में तमाम देश और दुनिया के लोग 4 धाम की यात्रा पर आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ का नैसर्गिक जो सौंदर्य है उसके लिए आते हैं। पहाड़ों का जो है वो देवभूमि तो हमारी है ही है, उसके साथ साथ हमारा जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो भी बहुत अद्भुत है उत्तराखंड का। और उत्तराखंड का जो पर्यटन है या धार्मिक पर्यटन, अभी हमारा 2 हफ्ते
बीत चुके हैं इसको यात्रा के लिए, चार धाम यात्रा। और इन 2 हफ्तों में जो, क्योंकि इसका संदेश पूरे देश में जाता है कि यहाँ की, क्योंकि आजकल डिजिटल माध्यम का जमाना है और डिजिटाइजेशन है, आजकल हर जगह का, हर एरिया का, हर सुविधा का, हर समस्या का दूर दूर तक पहुंच जाती है। इस समय क्या है, क्या स्थिति है पहाड़ों में, उसमें यात्रा की क्या स्थिति है, या यात्रा में क्या सुविधाएं मिल रही है, यात्रा सुगम है या यात्रा बाधा कारक है, या लोगों को उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है। ये सब चीजें मैसेज पूरे दुनिया में या देश में फैलता है। और आजकल डिजिटल का आप जानते हैं जमाना है, तो लोग इंफॉर्मेशन का बहुत तीव्र एक्सचेंज होता है। तो इस समय जो अपेक्षाकृत है, जिस तरह से मुझे लगा, जो क्योंकि मैं तो चमोली जनपद का रहने वाला ही हूँ और बद्रीनाथ हमारी आस्था का केंद्र है, और चार धाम यात्रा में हम उस एरिया जो केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, तमाम जो हमारे तीर्थ स्थल है, उनका अपना महत्व है। लेकिन जिस तरह ये सरकार का जो मंशा होती है, उसका तो मैं बताया कि आजकल डिजिटल है, कि सरकार ने क्या सुविधाएं देती है, जैसे रोड नेटवर्क है, स्वास्थ्य की सुविधा है, लोगों के रहने की व्यवस्था है, लोगों के खाने की व्यवस्था है। लोग जो पर्यटन अभी जो है लोगों को आशंकित है, क्योंकि जो इस समय अपेक्षाकृत, जैसे अभी हमारे उपाध्यक्ष जी महोदय ने बोला कि अपेक्षाकृत जो है इस बार जो 2 हफ्ते में जो यात्रा का जो, क्योंकि शुरू में यही महीने हैं, मई और जून का जो महीना है वो पीक सीजन, एक तरह से मैक्सिमम पर्यटन इसी समय होता है, क्योंकि उसके बाद मानसून आता है और कई तरह की समस्याएं पहाड़ों में उत्पन्न होती है, लैंडस्लाइड है, इरोजन है, कई तरह के बारिश का मौसम होता है, मानसून आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो पर्यटन का जो पीक है, या तो अक्टूबर होता है, अक्टूबर और नवंबर के जब तक कपाट खुलने तक का जो पीरियड होता है, या फिर मई जून का होता है। तो मई जून में ही मैक्सिमम पर्यटन, इन धार्मिक पर्यटन या हमारे चार जो वो है धाम है, उन 4 धामों की यात्रा जो है हमारी, वो इसी समय पीक होता है। तो अपेक्षाकृत जिस तरह से कहीं न कहीं लोग कुछ किसी समस्या से आशंकित होंगे कि वहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था सड़कों की नहीं है, या स्वास्थ्य की नहीं है, या सरकार जो ऑब्स्टिकल उत्पन्न हुए हैं उससे लोगों के मन में आशंकित होंगे। जिस हिसाब से जो उत्साह होता था, क्योंकि पिछले साल आपने देखा होगा कि पहले 10 दिन में जो है वो ऋषिकेश के अंदर आपने देखा होगा इतनी भीड़ रही थी कि लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए, लोग 2-2, 3-3 दिन तक ऋषिकेश में पड़े रहे। तो उसका संदेश भी जनता तक पहुंचता है कि वहां पर क्या व्यवस्थाएं सरकार ने की है। पिछले साल का सबके पास है कि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी कि लोगों को 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक वहाँ रुकना पड़ा लोगों को। लेकिन इस बार ऐसी अव्यवस्थाएं तो नहीं है। तो आज इस समय मैं देख रहा हूँ, मैं नैनीताल के अंदर भी हूँ, यहाँ इस समय जो लोगों का उत्तराखंड के प्रति जो आकर्षण था, जो पर्यटन के प्रति लोगों का जो उत्साह था, उसमें मुझे कमी नजर आ रही है। अब इस कमी का कारण सरकार की कुछ अव्यवस्थाएं हो सकती है, यहाँ पर सुख सुविधाओं की बात हो सकती है, यहाँ पर सरकार का जो मैसेज संदेश देना में त्रुटि हो सकती है। तो कई चीजें कारण हो सकते हैं कि जिससे कि पर्यटकों का जो इस समय आमाद है, जो उत्साह है, वो अपेक्षाकृत कम लग रहा है मुझे। ठीक है, यात्रा हो या पर्यटन की बात हो, इस पर जानेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरीश मैखुरी जी भी हैं। आपका स्वागत है सर, और आपके पास आता हूं। पहले दीपक रावत जी से इस पर कमेंट ले लेता हूं। दीपक रावत जी, 2 हफ्ते की 4 धाम यात्रा। देखिए रवि जी, जो आंकड़े कांग्रेस ने प्रस्तुत करे हैं, उनका अगर आकलन किया जाए तो वर्तमान में जो स्थिति है, जो 2 हफ्ते यात्रा शुरू हुए हो चुके हैं, और उसमें जो कमी है वो तो निश्चित रूप से नज़र आ रही है। और अगर हम इसमें थोड़ा और आकलन करें, 2023 का अगर हमने इसमें वर्ष ले लिए, 2 हफ्ते ले लिए शुरू के, तो आपको और आंकड़े कम नज़र आएंगे, क्योंकि 2023 में सबसे ज़्यादा यात्री जो थे, तीर्थ यात्री थे, उन्होंने 4 धाम यात्रा की थी उत्तराखंड में रिकॉर्ड स्तर पर। उसके बाद 2024 में थोड़े कम हुए। अब 2025 की स्थिति है कि जिसमें निश्चित रूप से बहुत से कारण हो सकते हैं, जिन कारणों का प्रभाव जो है वो लगता है कि यात्रियों के मन में है, और यात्रियों ने जो प्लान किया है शायद उसमें थोड़ा सा उन्होंने डिले, या तो वो डिले कर रहे हैं, या वो
कैंसिल करने की स्थिति में है या कैंसिल किए होंगे। उसमें बहुत सी स्थितियाँ हैं। इसमें देखिए, जब कोई यात्रा करता है, मुझे भी अगर अपने परिवार के साथ यात्रा करनी है तो बहुत सी परिस्थितियाँ देखनी पड़ती हैं। और पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में जो जिस प्रकार की स्थिति से भारत गुजरा है, जिस प्रकार से हम एक ऑपरेशन में थे पाकिस्तान के साथ, किसी एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे हम थे कि हम लोग उस अटैक पे थे, जिस प्रकार से पर्यटकों को उसने अटैक करा था आतंकवादियों ने, फिर जिस तरह से हमने उनको जवाब दिया, उसका जो माहौल था, उस माहौल का भी इसमें कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है। बहुत से लोगों ने अपनी यात्राएं शायद स्थगित करी हो या उसको होल्ड में रख दिया हो। दूसरा, हम सबको नहीं भूलना चाहिए कि बहुत सालों बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जो यात्रा है वो मानसून, बरसात हुई थी उत्तराखंड में, मानसून का भी असर था कि मानसून स्टार्ट हो जो मानसून तो नहीं कहेंगे लेकिन बरसात हो रही थी, बरसात का भी असर हुआ। हमें भी लग रहा था कि ये बरसात कहीं, जिस प्रकार का माहौल उत्तराखंड में अचानक से बना पिछले 2 हफ्तों में मानसून का, लगातार अभी भी बारिश हो रही है, तो इससे हमें लगा कि शायद कहीं ऐसी स्थिति मानसून की, तो इसका भी प्रभाव पड़ा है। कहीं लोगों ने शायद सोचा होगा कि थोड़ी बारिश, अगर थोड़ा मानसून ठीक हो जाए तो हम फिर अपनी यात्रा आगे जारी रखेंगे। तो ऐसे तमाम से अलग अलग मुझे लगता है कारण है, जिनके कारण इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रभाव नहीं पड़ा है। जहां तक रही सुविधाओं की बात रवि जी, तो ये आप ही की चर्चाओं में रहे, जिस प्रकार से खच्चरों को एक अज्ञात बीमारी से ग्रस्त हुआ, फिर सरकार को निर्णय लेना पड़ा कि जो खच्चर की सेवा है, घोड़े की सेवा है, उसको स्थगित करना पड़ा। इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। वो तो सही समय पर सरकार के निर्णय से स्थिति अब काबू में है। ठीक है, ये कारण हो सकते हैं। बहुत से अलग अलग कारण हैं जिनसे ऐसा लगता है कि प्रभाव तो पड़ा है और प्रभाव सरकार को मानना पड़ेगा। ठीक है, ये स्थिति सही नहीं है प्रदेश के लिए, प्रदेश के वासियों के लिए, और चारधाम यात्रा में जिनकी आजीविका टिकी हो उनके लिए ये स्थिति सही नहीं है, जिस प्रकार से ये अभी वर्तमान में चल रही है। निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ और एक्चुअल स्थिति क्या है, मैं हरीश मैक्रो जी पे जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। उसके बाद अपने चर्चा को हम जारी रखेंगे और उनसे जानेंगे कि पॉलिटिकल रिएक्शन तो हमने ले लिए कि यहाँ पर राजनीतिक दलों का क्या कुछ कहना है, लेकिन एक्चुअल में क्या स्थिति है और क्या 2 हफ्तों में ही इस निष्कर्ष पर चले जाना चाहिए या इंतजार करना चाहिए। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है, 2 हफ्ते का करीब वक्त हो गया और उसी पर हमारी चर्चा भी जारी है। हरीश मैक्रो जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। मैक्रो जी, 2 हफ्ते की चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या, सत्ता पक्ष के दावे, विपक्ष के सवाल, इसे हम क्या समझ सकते हैं? एक्चुअल सिचुएशन क्या है चारधाम यात्रा की? रवि, ऐसा है कि जो उत्तराखंड चारधाम यात्रा है जी, वो उत्तराखंड की बैकबोन है और ये इस मई जून में ये अपने पीक पर रहती है, उफान पर रहती है यात्रा। और यात्रा को उत्तराखंड में थोड़ा सा हॉस्पिटलिटी सुविधाएं, मतलब थोड़ा हॉस्पिटल की सुविधा और थोड़ा गाड़ी के पार्किंग की सुविधा चाहिए होती है। बहुत ज्यादा अपेक्षा लेके यात्री आते नहीं है और कोई सरकारों की मेहरबानी पर भी यात्री आते नहीं है। यात्री का जब मन करेगा तब आएगा। सरकार की रोक टोक का, सरकार के वेलकम का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है। तो केदारनाथ में भी जो यात्रा इस समय चल रही है वो अच्छी खासी भीड़ जुटी हुई है और इतनी भीड़ जुटी कि जो हमारा 8 फीट का करीब 6 से लेके 8 फीट का चौड़ा मार्ग है, वो पैदल पथ जो है वो पूरा का पूरा खचाखच भर गया। तो जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है वहाँ का, उसको जो बीच बीच में खच्चर घुस जाते थे और हजारों की संख्या में घुसते थे, उनको विड्रॉ करना पड़ा। और ये अच्छा निर्णय, हम तो कह रहे हैं खच्चर बंदी हो जाने चाहिए, क्योंकि एक तो रास्ता बड़ा गंदा होता है खच्चरों की लीद से और दूसरा बदबू से, और तीसरा ये है कि खच्चरों पे अनावश्यक लोड भी है। 100 150 किलो के यात्री जो है इतने मतलब प्राणी पे चढ़ रहे हैं अनावश्यक। तो कुछ यदि ये खच्चर ना भी रहे तो बहुत फर्क पड़ेगा नहीं। उसके बदले सरकार को जो वहां पर रोपवे का आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिलान्यास कर रखा है और हेमकुंड में भी कर रखा है, 2 जगह बड़े रोपवे उत्तराखंड में बनने, उनके काम में तेजी लाए जाए तो थोड़ा सा खच्चरों के जो वहां पे झंझट है उस वजह से मुक्ति मिल जाएगी और खच्चरों को भी आराम रहेगा। 18 किलो मतलब दिन में 3 से 18 किलोमीटर जाना, 18 किलोमीटर आना, कभी कभी उनको 2-2 3-3 चक्कर लगाने पड़ते हैं खच्चरों को।
तो मनुष्य को पैसा मिल जाता, खच्चर को क्या मिलेगा? 2 किलो चना, 1 किलो चना की दाल दिन भर में। तो निश्चित रूप से इस तरह का अमानवीय वो भी कम होगा। वो उस रोपवे पे सरकार को काम करना चाहिए, और जो हेलीकॉप्टर का शोर है वो भी कम होगा। तो यदि रोपवे बन जाए तो बहुत सुविधा केदारनाथ की हो जाए। दूसरा, थोड़ा सा केदारनाथ की दिशा में बहुत चौड़ी सड़क ना भी बनाए तो 10 फीट वाली चौड़ी सड़क थोड़ा सा और आगे 10 किलोमीटर तक आगे ले जाया जाए, और वहाँ जो कारों का बड़ा पार्किंग है वो ऊपर बनाया जाए, ऊपर रामपुर वगैरह से थोड़ा सा और आगे उसको बनाया जाए। ऐसी योजना कोई सरकार के दिमाग में आई, कोई प्लानर हो तो वो बन सकती है। 10 फीट चौड़ी सड़क बनाओ जाए तो कार वहां तक पहुंच जाए, वहां अच्छी खासी एक पार्किंग बनाइए जहां 200-300 कार खड़ी हो जाए, तो केदारनाथ की समस्या आधा से ज्यादा हल हो जाएगी। और दूसरा हमारा ये कहना है कि ये राजनीतिक विषय होना ही नहीं चाहिए। चार धाम यात्रा, चाहे ये पार्टी करे चाहे वो पार्टी करे, इसको राजनीति से ऊपर रखो। धार्मिक यात्रा है, और विशेषकर जो नेचर लवर हैं, शुद्ध रूप से जो धार्मिक व्यक्ति हैं, वही इस यात्रा में आते हैं, तो उन पर हम राजनीति ना ही करें तो अति उत्तम रहेगा। ठीक है डॉक्टर, केदारनाथ में डॉक्टर जीतराम जी कुछ कह रहे हैं। दर्शनों की व्यवस्था थोड़ा सा और अधिक उसमें सुधार की आवश्यकता है। और यदि हम 3 यात्रियों को, मतलब 3-3 की लाइन बनाएं, 3-3 यात्रियों की लाइन, तो थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया रहेगा। इतनी धक्का मुक्की भी नहीं होगी यात्रा में, और इतने लोगों को परेशानी भी नहीं होगी। एक दिन में हम ज्यादा यात्री दर्शन कर पाएंगे। एक चीज अभी मैं जरूर कहना चाह रहा हूँ कि भविष्य में जब हमारी आजकल रेलवे का काम बड़ी तेजी से चल रहा है, चार धाम जो रोड है वो काफी अच्छी पहले से बन चुकी है। ही नहीं, मतलब 17 के बाद उस पे 18 के बाद काम स्टार्ट हुआ, और अभी बहुत बढ़िया रोड बन गई है, काफी ठीक ठाक है। लेकिन फिर भी इसमें भी कोई और गुंजाइश हो सकती है। तो दूसरे नदी के दूसरी तरफ, अलकनंदा के दूसरी तरफ भी इसी तरह की चौड़ी सड़क बनाए जाने की कहीं कहीं आवश्यकता अनुभव हो रही है। रेलवे लाइन बन जाएगी, हमारे हेलीकॉप्टर की यात्रा भविष्य में और सस्ती होने वाली है, वो हो जाएगी। और ये रोपवे हमारा बन जाएगा तो केदारनाथ पे जो पर डे यात्रियों का आना जाना है वो ज्यादा हो जाएगा। करीब 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक यात्री चार धाम में आएंगे। सरकार को भी आय होगी, जो स्थानीय व्यापारी हैं उनको भी आय होगी, जो हमारे अन्य होटलियर्स हैं, गाड़ी है, टैक्सी है, और मतलब तमाम तरह की टैक्सी एजेंसियां हैं, उनको भी लाभ होगा। तो सरकार को इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस संख्या को देखते हुए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए। गाड़ी की पार्किंग के लिए हम पहले दिन से कह रहे हैं, इनके पास प्लानर हो ना हो हमें नहीं जानकारी है, लेकिन पार्किंग के लिए जहां जगह मिलती है वहां एक्वायर अभी से कर लो। भविष्य में आपको मिलेगा नहीं, किसी कॉस्ट पे मिलेगा नहीं। बस सरकार को ये संदेश देना है। सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना। यात्रा कैसी हो, क्या हो, वो सदियों से चल रही है, सरकारों की कृपा से नहीं चल रही है, पॉलिटिकल पार्टियों की कृपा से यात्रा नहीं चल रही है, वो धार्मिक भावना से चल रही है। सत्य सनातन धर्म की वजह से यात्रा चल रही है, कोई राजनीतिक दलों की कृपा से नहीं चल रही है। राजनीतिक दल तो 1948 के बाद सत्ता में आए हैं, तो खाम खाई काय को वहाँ जो है अपने लकड़ी फंसाते हैं। आप तो सिर्फ जो आपका काम है प्रॉपर वो करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराइए, हॉस्पिटल बनाइए, रोड बनाइए, बस। अब आपने ठीक कहा कि सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उस पर काम फोकस करना चाहिए। डॉक्टर जीतराम जी आप अपनी बात रखिएगा, फिर उसके बाद डॉक्टर सुनीता जी पर जाता हूँ। जीतराम जी। जी, मैं अभी हमारे पत्रकार महोदय ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो पर्यटन है, विशेष करके हमारा धार्मिक पर्यटन जो गढ़वाल क्षेत्र चार धाम में चलती है, निश्चित रूप से वो सुविधाओं पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। सुविधाएं आपकी, जैसे मैंने कहा, रोड नेटवर्क हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, क्योंकि पर्यटन उसी से बढ़ता है। उसी से जब जितनी सुविधाएं आप देंगे उतना लोग ज्यादा आना पसंद करेंगे। अब आपके पिछले साल की तरह, उसके 2023 की तरह के लोगों को इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि आप उनको मैनेज ही नहीं कर पाए। तो आपको, सरकार को लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए या दूरगामी परिणाम, दूरगामी सुविधाएं, दूरगामी परिस्थिति को देखते हुए सुविधाओं का विकास करना चाहिए, पर्यटन का विकास करना चाहिए, सुविधाओं का विकास करना चाहिए। हमारे पास अच्छे डॉक्टर हों, अच्छे स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना हो, पूरे यात्रा रूट पे जो है लोगों को रहने की अच्छी व्यवस्था हो, उनके खाने की व्यवस्था हो। क्योंकि जो धार्मिक पर्यटन है वो मेनली अपनी व्यवस्थाओं के ऊपर ज्यादा निर्भर करता है कि आप उनको कितना अच्छा व्यवस्था दे सकते हैं, कितनी अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं।
उससे पर्यटन बढ़ता है। पर्यटन ये नहीं बढ़ता कि आपने भीड़ इकट्ठा कर दिया और उनको कोई सुविधा नहीं दी तो लोग धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो पर्यटन का जो सुविधाएं हम देंगे उनको, यात्राओं को चार धाम के रूट से जो हम उनको सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है और वो सरकारों का काम है। वो सरकार का काम है कि वो किस तरह की उपलब्ध फैसिलिटीज, किस तरह की जो लोगों को उपलब्ध कराती है, वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार कितनी मनोरथ। क्योंकि हमारी जो यहाँ की धार्मिक यात्रा है या पर्यटन है, हमारा दोनों तरह तीर्थाटन और हमारा जो पर्यटन है, धार्मिक यात्रा हो या हमारा पर्यटन हो, दोनों तरह उत्तराखंड की दोनों ही रीढ़ की हड्डी है हमारी। उसी पर्यटन पे हमारा जो ज्यादातर आजीविका हमारे लोगों की, जो गाँव के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी आजीविका उस पर निर्भर करती है। बहुत सारे लोगों की आजीविका निर्भर करती है चार धाम यात्रा पे। तमाम जो उस क्षेत्र के लोग निवासी हैं उनकी आर्थिकी निर्भर करती है। इसी तरह से पर्यटन के क्षेत्र में और क्षेत्रों में जहाँ पर्यटन, जैसे नैनीताल है, मसूरी है, वहाँ के लोगों की आजीविका वहाँ के पर्यटन पे निर्भर करता है। तो इस तरह के हमारे यहाँ हर तरह का पर्यटन है, धार्मिक पर्यटन भी है, सांस्कृतिक पर्यटन भी है। हमारे यहाँ जो सौंदर्य का पर्यटन, जो लोग नेचर के लिए आते हैं, वो भी उस तरह का पर्यटन है। तो उन सब पर्यटनों को विकास के लिए, उनके हर एरिया में सुविधा के लिए, लोगों के अकोमोडेट करने के लिए, ताकि अधिक से अधिक लोग हमको इंसेंटिव देना चाहिए कि ताकि लोग अधिक से अधिक अट्रैक्ट हों। उत्तराखंड के पर्यटक हैं, उनको उस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है तो लोगों को सुविधाएं मिलेंगे तो लोग कहेंगे भाई उत्तराखंड की ओर चलो। वहाँ अच्छी सुविधाएं हैं, वहाँ पर हमको सब रहने खाने की व्यवस्था है, वहाँ पर हर तरह की सुविधाएं मिल रही है, सरकार ने सब अच्छा डेवलप कर रखा है। तो उस पे पर्यटन के जो हमारा भीड़ है या पर्यटन का जो हमारी जो पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, अधिक से अधिक लोग उत्तराखंड की ओर रुख करें, उसको हमको देश और दुनिया में लोगों को संदेश भेजना पड़ेगा, संदेश देना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर जीतराम जी, ठीक है। मैं डॉक्टर सुनीता जी आपके पास आ रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, सरकार की ओर से क्या कुछ काम किए गए, जिस पर की बात भी की जाती है, ऑल वेदर रोड हो या फिर आने वाले वक्त में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन हो, और रोपवे जो हेमकुंड साहिब और केदारनाथ के लिए जो प्रस्तावित है, उस पर कब तक काम शुरू कर दिया जाएगा और इससे कितनी सुविधा मिलेगी? बिल्कुल रवि जी, देखिए मैखुरी जी ने यहाँ पे तमाम जो बातें रखी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उन्होंने रखे हैं और बिल्कुल सही बात उन्होंने कही कि सरकारों का काम होता है श्रद्धालुओं को और यात्रियों को व्यवस्थाएं देना। तो यहाँ पे व्यवस्थाओं को लेकर कोई समस्या नहीं है। जो उनके सुझाव हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे जितनी भी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो चैलेंजेस हैं और जो हमारे डाटा इंसाइट्स होते हैं, उसको लेकर सरकार ने पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था। जब 2024 की हमारी जो चार धाम यात्रा रही थी, उसका जो भी हमारे पास डाटा कलेक्शन था, उससे हमने जितने जो चैलेंजेस थे उन पर हमने काम करना शुरू किया था। और जो क्राउड मैनेजमेंट की बात थी, कैरिंग कैपेसिटी की बात थी, या एनवायरनमेंट के लिए सुरक्षा और रियल टाइम जो कम्युनिकेशन और जो रियल टाइम सिचुएशंस हैं उसको कैसे हैंडल करें, उसके लिए हमने तमाम प्रबंधन सरकार की तरफ से किए हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगातार जो हमारी चार धाम यात्रा है, आप इसमें आंकड़ों को ना देखिए क्या होता है। कई बार जैसे अभी बीच में इन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे रखे कि बीच में घोड़े खच्चर को लेके जो वायरस जो इन्फेक्शन हो, तो वो भी एक समस्या थी, क्योंकि हर व्यक्ति कंफर्टेबल नहीं होता है कि वो कंडी में ही बैठ के जाए। तो ये भी बहुत सारी चीजें होती हैं। बुजुर्ग ज्यादा होते हैं और मैं कहूंगी कि 50 साल से ज्यादा बुजुर्ग उम्र के जो बुजुर्ग हैं, तो उनको लेकर कई सारी मेडिकल जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं, वो सारे हमारे ध्यान में हैं। और देखिए चिकित्सा से संबंधी हमारे पूरे यहाँ पे चारों धामों में हमने जो है रोटेशन वाइज एक्सपर्ट्स की ड्यूटी लगाई है। जगह जगह पे हमारे जो चिकित्सा केंद्र हैं, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ पे की गई हैं। और उसके बाद जो है खाद्य प्रबंधन की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि यही होता है, किसी जगह पे हम जाते हैं तो अच्छा रहना, अच्छा खाना और अच्छा वातावरण हमें मिलना चाहिए, तभी हमारी यात्रा जो है वो सुखदमयी होती है, आनंदमयी होती है। तो इंफ्रा देना डेफिनेटली सरकार का काम है। जैसा अभी इन्होंने बताया कि जो 10 फुट का रास्ता जो है वो विकल्प के तौर पे हमें एक और बनाना चाहिए। हमारी सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। और एक तो मैं आपको बताऊं कि विकल्प के तौर पे हमने रास्ते खोजे हैं।
हाँ। कहीं पे अगर किसी प्रकार की कोई मौसमी प्रॉब्लम वहाँ पे आती है तो हमारे पास विकल्प के तौर पे रास्ते हों जहाँ से हम लोगों को निकाल सके। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है कि सरकार की ओर से जो कोशिशें की जा रही हैं उन कोशिशों को और जो सुझाव बीच में आते हैं उन सुझाव पर भी आपने जिक्र किया कि वो सुझाव शामिल किए जाने चाहिए ताकि आने वाले वक्त में हम और ज़्यादा सुविधाएं यहाँ पर पहुँचने वाले तीर्थयात्रियों को दे सकें। दीपक रावत जी, क्योंकि अभी 2 हफ्ते का ही वक्त हुआ, कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जो यात्रियों की संख्या है वो कम है। हालांकि मुझे भी ये लगता है कि अभी किसी यात्रियों की संख्या पर जाना, किसी निष्कर्ष पर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे ये भी जिक्र हुआ कि आने वाले जो वक्त है, हम बात करें मई जून की, तो उसमें यात्रा और तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि स्कूलों की छुट्टियों की बात हो या फिर बहुत ज़्यादा गर्मियाँ भी हो जाती है, तो लोग तो ज़्यादातर उस वक्त ये प्लान करते हैं कि हम 4 धाम में तीर्थ यात्रा भी करेंगे और पर्यटन के लिहाज से अन्य जगहों पर घूमने भी आते हैं। तो ऐसे में लगता है कि इन महीनों में यात्रा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। देखिए, 4 धाम यात्रा सफल हो, 4 धाम यात्रा में अधिक से अधिक श्रद्धालु आए, अपनी यात्रा पूर्ण करें, ये हम सब चाहते हैं जी। लेकिन जो आंकड़े कांग्रेस ने प्रस्तुत करे हैं, भारतीय जनता पार्टी उसको कैंसिल भी तो नहीं कर रही है, उसको एक तरीके से नकार भी तो नहीं रही है। कहीं ना कहीं पर वो आंकड़े भी हैं और उन आंकड़ों का अगर थोड़ा सा भी हम आकलन करें तो लगता है कि पूर्व वर्ष की भांति वर्तमान वर्ष में कुछ थोड़ा बहुत कमी है। कारण कोई भी रहे हो, मैंने पहले भी आप बताया कि कारण कोई भी हो सकता है, कारण बहुत से हो सकते हैं, कोई एक ही कारण नहीं है जो इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। लेकिन हम ये मानना, ये स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि अब सरकार के पास, देखिए सरकार का काम, जैसे मैखुरी जी बोल चुके हैं, यात्रा में ज्यादा से ज्यादा सुविधा कैसी दी जाए और यात्रा का उनका जो आकलन है कि कितने यात्री आएंगे उस तक कैसे पहुंचा जाए। ये नहीं है कि क्या अच्छा किया है क्या नहीं किया है, पूर्व सरकारों ने क्या अच्छा करा, हमने क्या अच्छा, ये नहीं बताना है। वो बता चुके हैं कि जब ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां नहीं थी, जब तक ये चीजें नहीं थी, उससे पूर्व से आदि काल से चली ये यात्रा चली आ रही है। अब अगर ये आंकड़े सही हैं तो विपक्ष के होने के नाते सिर्फ ये आंकड़े बताने की कोशिश की जा रही है कि सही समय पे अगर सचेत सरकार हो जाए तो जो और जितने वो व्यापक तरीके से और ज़्यादा एडवर्टाइज करके या और माध्यमों से जो ये प्रभाव पड़ रहा है इसका आकलन करके सही समय पर सही अपने निर्णय ले ले, तो जो हमें लग रहा है कि यात्रा थोड़ी प्रभावित हुई है अलग अलग कारणों से, वो प्रभाव ना पड़े और यात्रा बहुत अच्छी हो। अब इसके दो स्वरूप हैं कि आप इसको किस रूप से लेते हैं। हम कौन उत्तराखंडी होगा जो चाहेगा कि यात्रा में यात्री कम आए, चाहे वो विपक्ष में हो, सत्ता पक्ष में हो, कोई भी हो या समाज सेवी हो, कोई नहीं चाहेगा। पर आप अगर ये कहेंगे कि विपक्ष का काम सिर्फ ये कहना है कि वो राजनीति करना चाहता है ऐसे मुद्दों पे, कहीं नहीं है। हम यात्रा में सिर्फ जो आज की वस्तु स्थिति है, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, स्थिति बनी हुई है, उसको सिर्फ बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति आ रखी है। अगर सरकार के पास सारे तंत्र हैं, उनके पास शासन प्रशासन है, उनके पास सारी सुविधाओं का, उनके पास धाकड़ धामी जैसे वो कहते हैं, जितना अगर ये स्थिति बनी रहे, क्योंकि देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज हम 15 तारीख से 15 जून से मानसून लग जाता है। अगर जो स्थिति मानसून की आजकल बनी हुई है उत्तराखंड में, हम तो ऐसा लग रहा है कि 15 जून से पहले मानसून ना आ जाए, प्री मानसून की बरसात ज्यादा ना हो जाए, उसका भी प्रभाव यात्रा में पड़ता है। और सबसे ज्यादा यात्री जो आते हैं वो देखा गया है प्राय पूर्व में जब भी आए हैं तो मई जून के महीने में आए हैं। तो हमारी जो चिंता है वो ये है कि सरकार जो है, अगर इस चीज जो विपक्ष जो है वो आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है और उसको स्वीकार करे और उचित कदम उठाए। हम आरोप नहीं कर रहे हैं, हम नहीं चाह, कोई भी ऐसे बहुत से ऐसे कारण हैं जो आज के समाचार लोकल समाचार पत्रों में अलग अलग कारणों से यात्रा में जो समस्या आ रही है, ये विशेष समस्या हम बताने का नहीं है। लेकिन यात्री ज्यादा से ज्यादा लोग आए, जो एक आकलन सरकार ने किया हुआ है पूर्व में कि इतने ज्यादा यात्री यहां पर आएंगे, उस आंकड़े को कैसे छुआ जाए, किस तरीके से ज्यादा यात्रा को और सफल किया जाए, हमारा एकमात्र उद्देश्य हम सभी का यही है और इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा सरकार। ठीक है हरीश मैखुरी जी, 2 चीजें हैं जो कि चर्चाओं में। एक पहली चीज ये है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव रहा उस दौरान भी बहुत सारे यात्रियों ने अपनी यात्राएं कैंसिल की, यहाँ पर नहीं। दूसरी एक बात ये भी सामने आई कि जो प्रयागराज महाकुंभ रहा उसमें भी 60 करोड़ की जो संख्या बताई गई, तो ये भी कारण चर्चाओं में चल रहा है कि जिन यात्रियों ने प्रयागराज गए तो हो सकता है कि 4 धाम यात्रा में इस वर्ष उनकी प्लानिंग कई लोगों की कम हुई हो। क्या इन कारणों को माना जा सकता है या फिर कैसे समझा जा सकता है? नहीं रवि, जो उत्तराखंड है वो उस पे भारत पाकिस्तान के बीच जो तनातनी चल रही थी उसका बहुत मतलब प्रैक्टिकल प्रभाव नहीं है।
इमोशनल हो सकता है कि थोड़ा लोग सोचें कि यार युद्ध में न जाने क्या हो जाए, या मतलब इस सनातनी में क्या हो जाए। जी। तो उस तरह का हो सकता है पूरे देश में इस एक फिनोमिना गया हो, लेकिन उत्तराखंड पर उसका जरा भी ऐसा असर नहीं था। हाँ, क्योंकि हमारे जो उत्तराखंड के कई जगह हैं जहाँ पर हमारी सैन्य मतलब गतिविधियां हैं, उन जगह पर थोड़ा सा सरकार भी संवेदनशील थी, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी संवेदनशील थे, उसका थोड़ा सा लोगों के मन में रहा हो बातचीत। लेकिन यात्रियों की संख्या बढ़ाना या घटाना सरकार के हाथ पे नहीं है, ये यात्री की मर्जी है, वो जब चाहे तब आए, जब चाहे ना आए, जितनी संख्या में चाहे आए, जितनी संख्या में चाहे कम करे अपनी यात्रा, कोई विड्रॉ भी कर सकता है। तो सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती, इसलिए सरकार काहे को आंकड़ा खोज रही है उत्तराखंड का कि बढ़ा की घटा की, या लोगों विपक्ष को भी काहे को ये आंकड़ा चाहिए बढ़ा की घटा। हम तो सिर्फ अच्छी फैसिलिटी दें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, ताकि मैक्सिमम यात्री यहाँ जो आए वो याद करे भाई हमारी यात्रा बड़ी प्लीजर रही, धार्मिक यात्रा थी, फिर भी वहाँ पे व्यवस्थाएं अच्छी थी, सरकार की व्यवस्थाएं अच्छी थी, पहले से अच्छी हुई है, 17 के बाद बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हुई। अभी और सुधार की गुंजाइश है, ज्यादा यात्री आएंगे, करोड़ों में आएंगे, पहले मतलब कुछ हजारों में आते थे, फिर 15-16 में लाख में होने लगे, 10 के बाद लाखों में होने लगे, और ये यात्री अब करोड़ों में जाने हैं। 2 साल बाद 2 करोड़ यात्री उत्तराखंड में होंगे। तो 2 करोड़ यात्रियों के लिए अभी से स्वास्थ्य सुविधाओं का स्ट्रक्चर, बिल्कुल, रेलवे का जो हमारी तैयारी है कि 27 लाख तक हम लोग रेलवे से भी कुछ आगे तक बढ़ेंगे। और दूसरा, सड़क अच्छी हो रही है, यात्रा पर लोगों का ध्यान ज्यादा जा रहा है, देश के लोगों की समृद्धि बढ़ी है। पहले लोग 100 रुपए की छतरी नहीं खरीद पाते थे, आज हर आदमी के हाथ में 10,000 से ऊपर का मोबाइल है। तो इसका क्या मतलब होता है, समृद्धि बढ़ी है। पहले जो है सरकार की कारें खड़ी रहती थी, बिकती नहीं है, आज कार महंगी कारों के, खासकर मैं कह रहा हूँ कि वो लाइन उसमें क्यू में है अभी कि भाई हमारी कब निकलेगी। ठीक है। और मतलब सस्ती कारें भी अच्छी खासी बिक रही हैं, सरकार की हर साल बिक रही हैं। तो कारें बढ़ रही हैं, इसलिए पार्किंग अवश्य करें, पार्किंग की सुविधा जहां मिल रही है जगह वहां कर लो अभी से। सरकार घेर ले अपनी सरकारी जमीन। और जो हमारे प्राइवेट होटेलियर्स भी हैं, वो यदि उनके होटल में पार्किंग नहीं होगी तो उनके पास भी यात्री कम ठहरेंगे। अब यात्री कार से आता है, ज्यादातर यात्री प्रिपेयर करता है, अपना टाइम भी बचता है। 4 धाम रूट्स हमारे अच्छे बन रहे हैं, आगे और अच्छे बनने वाले हैं, और खासकर जब से ये सरकार आई है तो सड़कें चौड़ी हुई है, इसमें पूरा देश देख रहा है, कोई मेरी बोलने की बात नहीं है। ठीक है सर, तो अच्छा ही है। तो यात्री बढ़ेंगे तो होटेलियर्स भी अपने गाड़ी का पार्किंग जरूर बनाएं, पूरी जगह घेर के होटल बना देंगे, पार्किंग नहीं होगी तो आपके यहाँ कौन ठहरेगा मेरे मित्र आने वाले समय में ना। वो और इन मानकों पर भी ध्यान सरकार को देना होगा, मॉनिटरिंग करनी होगी। बिल्कुल ठीक है सर, आपने हमारे एक और चीज है रवि जी, जो हमारा होम स्टे के लिए लोन मिल रहा है, होटल के लिए लोन मिल रहा है, और युवाओं के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण, मतलब क्या बोलते हैं उसको, गारंटी मुक्त ऋण मिल रहा है, बल्कि 10 लाख उसकी सीमा होने वाली है। तो निश्चित रूप से इससे पर्यटन में वृद्धि होगी, स्थानीय युवा इससे जुड़ेगा, स्थानीय युवाओं को लाभ होगा। हम तो बस यात्रियों को अच्छी फैसिलिटी दें, जो यहाँ आए वो कहे भाई उत्तराखंड जाके अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है आपने कही सर। तीनों पॉलिटिकल पार्टी से फाइनल कमेंट ले रहा हूँ, शॉर्ट में रखिएगा। दीपक राव जी। देखिए रवि जी, मैं एक सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगा मैखुरू जी का। विपक्ष आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है कि जो कम ज्यादा हुए हैं। ध्यान रखिए 2023 में जब यात्रा बहुत सफल हुई थी, तब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके जितने भी समर्थक थे, चाहे वो सामाजिक रहे हों, कोई जो भी अलग अलग वर्ग के रहे हों, सभी ने एक सुर में कहा था कि जो हमारी 4 धाम यात्रा का जो रूट है, चौड़ीकरण सरकार ने किया, इस वजह से बढ़ी है। सबने स्वीकार करा ना। 2023 के आंकड़े में प्रस्तुत कर रहा हूं। 2024 में जब कम हुआ तब भी हमने कहा कि ठीक है, जो स्थिति परिस्थिति रही हो। तो आंकड़े प्रस्तुत करना और आंकड़ों पे नेता राजनीति करना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है इस प्रदेश में। उससे पहले तो 4 धाम यात्रा में आज तक कभी राजनीति हुई नहीं है। चलिए ठीक है, उसको पटल में कौन लाया है? भारतीय जनता पार्टी लाई है। अब हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जो स्थिति आज है, 2 हफ्ते के बाद की स्थिति है, उसको सिर्फ प्रस्तुत किया जा रहा है सरकार के सामने। अभी सरकार को निर्णय लेना है कि वो इसको और अच्छी बेहतर स्थिति में कैसे कर सकती है। ठीक है, डॉक्टर सुनीता जी, जब आपके साथ फाइनल कमेंट। देखिए, ऐसा है रवि जी, 2023 का ये आंकड़े गिना रहे हैं, इनको ये भी पता होना चाहिए कि 2 साल तक यात्रा नहीं हुई थी।
और बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं लॉकडाउन के दौरान नहीं आ पाए थे, इसलिए 23 में हमारे पास दुगने 3 गुने जो हैं श्रद्धालु आए थे। और आंकड़े ये हम भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े नहीं है, आंकड़े जब केदारनाथ आपदा हुई थी कांग्रेस के टाइम पे और जो राजनीति हुई थी उसके बाद आंकड़ों को गिना जाना आवश्यक हुआ, क्योंकि उस वक्त जो है कितने श्रद्धालु हम सभी को मालूम है, हम सभी गवाह हैं उस टाइम के कि कई श्रद्धालुओं की तो अस्थियां तक नहीं मिल पाई थी। तो ये इस पर विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए, जो फैक्ट्स हैं उन पे चर्चा करनी चाहिए, जहाँ कमियां हैं उनमें सुधारीकरण की तरफ को जाना चाहिए और अगर सरकार बेहतर काम कर रही है तो प्रशंसा की जानी चाहिए, यही मेरा कहना। ठीक है सुनीता जी। डॉक्टर जीतराम जी। देखिए, पर्यटन में मेरा ये मानना है कि हमको पर्यटन को बढ़ाना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए, सरकार का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि मैंने पूर्व में ही बताया कि पर्यटन हमारी यहाँ की बैकबोन है, उत्तराखंड की बैकबोन है और उसको बढ़ाना सरकारों का दायित्व है। उसको किस तरह से हम बढ़ा सकें, किस तरह से संदेश दे सकें देश और दुनिया में, ताकि पर्यटन अधिक से अधिक आए यहाँ हमारे उत्तराखंड में और यहाँ की इकोनॉमी को बूस्टअप मिले। मेन उद्देश्य तो ये होना चाहिए हमारा, चाहे उसका मन करे न करे, लेकिन अगर हम अच्छी सुविधाएं देंगे तो लोगों का मन करेगा उत्तराखंड में पर्यटन करने, यात्रा करने का। वहाँ का अगर अच्छा हमारा सुविधाएं रहेगी, अच्छी व्यवस्था रहेगी, अच्छी सब कुछ रहेगी, उसका संदेश जाता है और लोग पर्यटन बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि पर्यटन किसी सरकार या किसी उस पर डिपेंड नहीं करता हो, ऐसा जरूर है कि सरकारों पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, यात्रा लोग बिल्कुल, क्योंकि सुविधाओं को देने का काम सरकार ने ही करना है। ठीक है डॉक्टर जीतराम जी, वक्त इतना ही, इसलिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए। हमने बात की क्वेश्चन आवर में चारधाम यात्रा को लेकर। करीब 15 दिन का वक्त हुआ है, इन 15 दिनों में 7,50,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। आंकड़े कुछ कम कुछ ज्यादा हो सकते हैं, अभी अंदाजा लगाने निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक भी नहीं है, लेकिन सरकार के सामने चुनौतियां भी आने वाले वक्त में हैं और ऐसे में विपक्ष भी अगर सकारात्मक तरीके से सवाल उठाए तो उसे सुन लेना चाहिए और साथ ही साथ कोई सुझाव देता है तो उस पर काम कर लेना चाहिए। बाकी किस तरीके से यात्रा यहाँ पर अच्छी हो सके, इसके लिए पक्ष विपक्ष आम व्यक्ति भी उत्तराखंड के चाहता है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएँ, लेकिन जो भी यहाँ पर आए उनको तमाम सुविधाएं भी मिल सकें ताकि एक अच्छा संदेश देवभूमि उत्तराखंड का पूरे देश में जाए। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।